बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का मीडिया देखें तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है वो दो इश्यूज हैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो मीडिया ने सबसे ज़्यादा कवर किए हैं। एक रिसेंटली मोमिना मोमिना बिलाल इकबाल। मोमिना इकबाल नामी एक खातून है। उनकी एक एमपीए के साथ स्कैंडल है, मीडिया उसको पीट रहा है। उससे पहले वो पिंकी एक थी, कोकेन डीलर थी, उसके ऊपर पूरी मैराथन ट्रांसमिशन चलती रही हैं। तो क्या वाक़ई यही पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल हैं? और इन 2 इश्यूज़ के पीछे और तीसरा एक शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की पिटीशन भी है, जिसके ऊपर बहुत ही मीडिया ने शोर किया, हालाँकि उसके पीछे कुछ भी नहीं था, वो एक नॉइज़ सी क्रिएट हुई। और इन सब चीज़ों का मकसद क्या है? कौन से अहम इश्यूज़ हैं जो असल अवामी इश्यूज़ हैं, जिनको छुपाने के लिए इस तरह के इश्यूज़ को क्रिएट किया जाता है और मीडिया उसके अंदर एक टूल बनता है, इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए या सिस्टम के खिलाफ जो इस वक़्त लोगों की नफ़रत है, उसको यानी मिनिमाइज़ करने के लिए। तो इस वीडियो में सिद्दीक जान साहब के साथ तफ़सील से डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अहम इश्यूज़ हैं, जिनको दबाने के लिए या वो जो इश्यूज़ हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं और उस ट्रिगर को कम करने के लिए इन इश्यूज़ को उछाला जाता है। तो सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया लोग नहीं फ़ॉलो करते, लेकिन ज़ाहिर है ट्रेंड वहीं से सेट होता है। सोशल मीडिया भी वहीं से चीज़ें आती हैं और फिर वो सोशल मीडिया भी ज़ाहिर है इसको बहुत डिस्कस कर रहा है, ये मोमना बिलाल और ये पिंकी वाले मामले के ऊपर भी। और रियल इश्यूज़ जो हैं, जो खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए, वो भी अनफॉर्चुनेटली इसी के अंदर पड़ जाते हैं। देखिए रिज़वान साहब, मैं माज़रत मैं आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा थोड़ा-सा। हुँ, चीज़ों को ड्राइव करता है सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं करता। अच्छा। ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं ना, मोमिन इकबाल वाला हो या अनमोल पिंकी वाला हो, इस तरह के इश्यूज़ यूट्यूबर्स इसलिए उठाते हैं सिर्फ़ व्यूज़ के लिए। हुँ, जब वो देखते हैं कि एक चीज़ के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो इसको उठा ट्रेंडिंग लेते है। हैं, ट्रेंडिंग में। हाँ, तो इसलिए वो उसको उठा लेते हैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे डिजिटल मीडिया के ऊपर जो लोग काम करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उन्होंने इस तरह के नॉन इश्यूज़ को इतना ज़्यादा हाइलाइट किया, जिससे असल इश्यूज़ से तो जो हट गई, और हटाने में हम सब ने किरदार अदा हुँ, किया। मैंने मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने अनमोल पिंकी के ऊपर कोई पूरा व्लॉग किया हो, या मैंने मोमन इकबाल पे तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। हुँ, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है कि अगर आप कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, वो आप बयान करेंगे, तो जो फ़ेमिनिस्ट औरतें हैं, हाँ, वो खड़ी हो जाएँगी। हुँ, और दूसरा, वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा नॉन इश्यू है, दोनों एक जैसे हैं। हाँ, हाँ, मोमिन इकबाल और हाँ, साकिब चद्दड़ एक जैसे हैं दोनों। जी हाँ, दोनों का पहले स्कैंडल था और दोनों खुश थे। दोनों खुश थे। हुँ, पैसा भी खर्च हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। फिर जिस भी जो है ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद जी वो भी उन्होंने कहा जी मुझे हैरेस कर रहे हैं, और हुँ, उसने भी कहा कि मैंने तो इतने पैसे दिए हुए हैं, और हुँ। वो भी बड़ी ये दिलेरी के साथ। टिपिकल सा केस है, हाँ, यानी इसी तरह जी होता है। हाँ। तो अब आप देखें ना कि हमारी कितनी बदकिस्मती है कि मैं बाज़ यूट्यूबर्स को देख रहा था कि वो मोमिना इकबाल की बात करते हुए उनकी मतलब ऐसी तस्वीरें जिसमें वो खूबसूरत लग रही हों, अट्रैक्टिव लग रही हों, वो साथ-साथ चला रहे हैं। लोगों को भी, व्यूअर्स को भी ये वैसे मसाला पसंद है इस हाँ, तरह का ना। पसंद है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये भी होता है कि अ, कुछ हमने खुद भी देखना होता है कि इस वक़्त हालात और सूरत-हाल क्या है, हाँ। कि चीज़ें क्या चल रही हैं और आप किन चीज़ों पे। हुँ, अब आप देखें ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इस हद तक चीज़ें कह दी गई हैं कि जो मंडियों के अंदर ड्यूटी लगी है जिन रिपोर्टर्स की, उनको ये कहा गया है कि आपने ये नहीं कहना कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है काम, ये जानवरों वाली। जानवर हुँ, जो हैं। हुँ। आपने ये नहीं कहना कि भई लोग जो हैं उनकी कैपेसिटी नहीं रही। हुँ, आपने ये नहीं कहना कि मार्केट में रश जानवर नहीं है। महँगे हैं, हुँ, रश नहीं, ये बातें आपने नहीं कहनी, हुँ, आपने ये नहीं बतानी, और हमें लगता है कि हम ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऐसा लगेगा कि मुल्क के अंदर सब सब ठीक अच्छा है। है। देखिए, मैं वैसे तो रिज़वान साहब, मैंने इस पे मैं कर रहा था कि मैं एक वीडियो करूँगा, हुँ, जिसमें मैं पिछले 10 दिन की ख़ास तौर पे मैं वो बना रहा हूँ एक पूरी लिस्ट कि कौन-कौन सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, और इतनी होनी चाहिए थी कि हर पाकिस्तानी को पता लगना चाहिए। हुँ, मैं मोटी-मोटी बात कर देता हूँ। हुँ, देखें, एक तो साइफ़र का इश्यू आया, हुँ, उसके ऊपर अभी और ज़्यादा बात होनी चाहिए थी। हुँ, भई इतना बड़ा जिस चीज़ ने हिला के रख दिया, जी। और मेनस्ट्रीम मीडिया को कहा गया कि एक लफ्ज़ आपने नहीं साइफ़र के कहना। ऊपर नहीं बोलना। सोशल मीडिया ने भी उसको तवज्जो डाइवर्ट हो हुँ, गई। अनमोल पिंकी की वजह से, मोमिना हुँ, इकबाल की वजह हुँ, से, और शेर अब्दुल जी। मरवत साहब की अली मीन गंडापुर साहब की बहाली, और सोहेल अफरीदी साहब को हटाने, और उसमें सोहेल अफरीदी साहब को हटाने की बात से ज़्यादा, अली मीन गंडापुर साहब को बहाल करने की बात से ज़्यादा, जिस वजह से वो ज़ाहिर है इश्यू बड़ा बन गया, जिसमें उसमें शेर अब्दुल मरवत ने एक तरह से इमरान खान को कहा कि वो एक नाअहल शख्स हुँ, है, हाँ। एक कन्विक्टेड है, एक मुजरिम है। उसके कहने पे ये हुआ है, तो ये ठीक हुँ, नहीं हुआ। हुँ, मतलब इस तरह की बात। हुँ, लेकिन
जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए थी कल मैं दोबारा मेरी मुलाकात हुई आमिर मतीन साहब से, तो ज़ाहिर है वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही थी और आमिर मतीन साहब ने एक बड़ी अहम बात वो कह रहे थे कि ये जो हुकूमत ने सोलर वाली पॉलिसी चेंज की है ना, इससे एक तो इफ़ेक्ट ये हुआ ना कि जिन लोगों ने पहले से लगाया हुआ है, उनका भी अभी कुछ अरसे बाद जिनका वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, तो वो भी एक नए जो सोलर पॉलिसी उस पे चले जाएँगे, इफ़ेक्ट होंगे। फिर दूसरे वो जो नए लगवाने वाले हैं वो तो इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि होगा ये कि जब हुकूमत ने सोलर को डिस्करेज कर रही है और सोलर सार्फिन के साथ ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, तो होगा ये कि अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बैटरीज लगवाएंगे, वो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि अब तो ये है ना कि ऑफ सोलर जिन्होंने घरों पे लगाए हुए हैं और वो सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके और हुकूमत को दे रहे हैं और वो हुकूमत आगे सस्ती बेच सकती है। जब वो ऑफ ग्रिड होंगे तो नंबर 1 क्या होगा कि वो जो सस्ती बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो सिस्टम में नहीं आएगी, वो महंगी लेनी पड़ेगी आईपीपी से। एक बात। दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आमिर मतीन साहब को कह रहा था कि सर ये तो वो इशू है जो हर पाकिस्तानी को जिसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अब जब ऑफ ग्रिड हो जाएंगे वो जो सिस्टम से निकल जाएंगे, तो पहले वो जो आईपीपीज को 2200 अरब हमने सालाना देने हैं, बिजली लें या ना लें, वो पहले तो होता था जितने घरों पे तकसीम होता था, अब उसमें से जब घर निकलते जाएंगे जो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे, तो वो जो शेयर है वो बाकियों पे बढ़ जाएगा जो 2200 अरब देने हैं, तो लोगों के लिए बिजली महंगी होगी। देखें इस वक्त एक होता है लफाजी, एक होता है आप मुहावरतन बात करते हैं, एक है कि जब आप वाकई देख रहे होते हैं लोगों की बस हो गई है। रिजवान साहब मैं इधर गया, ये F7 वाली जनाब सुपर है, जनाब सुपर में गया तो वहाँ पे यानी ईद का सीज़न है, शादियों आगे ईद के बाद आपको पता है ईद के बाद भी शादियाँ होती हैं, इस वक्त भी गो के गर्मी है, लेकिन ज़ाहिर है हो रही होती है क्योंकि आगे फिर मुहर्रम शुरू हो जाता है, सफ़र शुरू हो जाता है, तो एक करोड़ों लोग हैं जो मुहर्रम और सफ़र में जी इसमें यानी 20 दिन ये जो ईद के बाद से लेके यकम मुहर्रम तक इसमें शादियों को बहुत ज़्यादा शादियों को होता है, ठीक है। मैं गया तो मुझे वो मिले कुछ हमारे पश्तून भाई थे, कुछ और लोकल्स थे जिन्होंने स्टॉल्स लगाई हुई दुकानों के बाहर, और वो ना वो जिसे हम मूड़ा कहते हैं, मूड़े पे बैठे हुए आराम से। अच्छा, ठीक है, ईद से 2 दिन पहले नहीं, ये कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ। मूड़ों पे बैठे हुए और उन्होंने मुझे कहा कि सदीक भाई एक दिन का हमारा जो स्टॉल का किराया है ना वो 3000 है, यकीन करें वो 3000 किराया भी नहीं निकल रहा। दूसरा फिर लोकल थे, उन्होंने वो शिकवा किया, उन्होंने कहा जी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, हमारे घर गिरा दिए हैं और वो सारी चीजें। बात यह है सर कि 3000 जो किराया उसने देना वो उसका पूरा नहीं हो रहा। अब इसकी वजह क्या है? एक ऐसी बात है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा। जब हुकूमत ने 1700 अरब रुपया 1568 अरब रुपया निकाल लिया लोगों की जेबों से पेट्रोलियम लेवी के मद में, ये एक साल 9 महीने में, मतलब नहीं, हाँ एक साल में, एक साल में, ठीक है, 4 साल में 4365 अरब, वो कल 4, हाँ किस्मत ज़मीनी ने किया हुआ था। 4 साल की बात करते हैं जब से ये आए हैं, 4 साल में इन्होंने निकाली है 4000 अरब, 4300 अरब, 4300 अरब, चले 4000 कर लेते हैं, 4000 अरब ये निकाली उन लोगों की जेबों से। जो किसान था उसका कुछ 4-5 हजार अरब का नुकसान हो गया, या इससे ज्यादा तकरीबन 6000 का हो गया होगा, जिसमें आलू वालों को भी लगाएं, सब्जियों वालों को लगाएं, मतलब बाकी किसानों को हर चीज को लगाएं। 6 और 4 10,000 अरब हो गया। अब ये 10,000 अरब जो 5-6 हजार का हुकूमत की पॉलिसी से किसान का नुकसान हुआ, और ये 4,000 अरब जो इन्होंने अवाम की जेबों से निकाल लिया है, ये 10,000 अरब कहाँ जाना था? ये मार्केट में खर्च होना था ना, ये मार्केट में खर्च होना था ना। किसी ने जाके शॉपिंग करनी थी, किसी ने बेटी की शादी करनी थी, किसी ने बेटे की शादी करनी थी, किसी ने को मोबाइल ले, अब मोबाइल की मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था, उस्मान हनीफ साहब है शायद रिपोर्टर, उनका पढ़ रहा था कि मोबाइल की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर वो कितनी नीचे जा रही है। सर ये 10,000 अरब पिछले 4 साल में जो था, बाकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरी हैं। चले अभी हम एक्सपोर्ट्स बाकी चीजों पे नहीं जाते। सर ये जो 10,000 अरब इन्होंने लोगों की जेबों से निकाला है ना, या वो जो नहीं आया किसान की जेब में, ये 10,000 अरब 4 साल में खर्च होना था लोगों के अंदर, ये सर्कुलेट होना था आपकी इकोनॉमी में। और ये लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि 2021 का जो साल था पूरा, उसमें ये चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, इमरान खान का दौर था, 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों को उनकी जेबों में गया था, यानी ज़राअत के अंदर 1100 अरब रुपए इजाफी गए थे। एक साल में 1100 अरब रुपए उनकी जेब में गए, और 4 सालों में सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में 4300 अरब रुपए निकाल लिए गए, बजाय इसके उनको जाते। बिल्कुल। तो देखें अब जब पेट्रोलियम लेवी की मद में, अब एक बंदा है उसके घर का खर्चा है 80,000 रुपये, मिसाल दे रहा हूँ, 20 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, 20,000 उसको बच रहे थे, वो बच्चों के जाके जूते ले लिए, बच्चों के कपड़े ले लिए, ठीक है,
कोई और चीज ले ली, मतलब खर्च करने ना 20,000 आपने, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब वो पेट्रोलियम एक्स्ट्रा प्राइसेस 20,000 और बिजली कीमतों की वजह से उसका खर्चा चला गया 1,10,000 पे, 10,000 उल्टा उसको कर्जा लेना पड़ रहा है। तो अब आप मुझे बताएं वो क्या जाके खरीदेगा। एमपी सोमरो साहब ने ना एक वाकया सुना रहे थे, कहते हैं कि एक खातून जो है उसने कमेटियां डाल डाल के पता नहीं कितने साल के अंदर उसने एक फ्रिज ली, कमेटियां डाल डाल के कई साल, ठीक है, बड़ी छोटी छोटी कमेटी, ठीक है। और कहते हैं कि जब सैलाब आया और उसका घर बह गया, जिसने कई साल कमेटियां डाल के लोगों के घरों में काम करके मजदूरी करके मेहनत करके एक फ्रिज लिया था, उसको पूरा घर बह गया, क्या आपने उसको कंपनसेट किया है? ये सिंध की बात बता रहा हूँ सर। बात यह है कि इस वक्त लोग जहनी तौर पर बीमार हो रहे हैं। इस वक्त इश्यूज ये होने चाहिए कि हुकूमत की पिछले साल की जो की अपनी जो रिपोर्ट है, रिजवान साहब अपनी जो इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर रिपोर्ट इस हुकूमत के ऊपर FIR है, चार्जशीट है कि इनके अपने टारगेट से अचीव नहीं हुए, टैक्स कलेक्शन नहीं हुई, पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ है, बिजली कीमतें, ये तो है पीछे। जो अगले बजट के बाद होने जा रहा है लोगों के साथ, वो इतना खौफनाक है कि यकीन करें खौफ आता है, खौफ आता है बंदे को कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। छोटा सा एक मैं मिसाल दूं कि लोगों ने ना जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने थोड़ा अपने आप को स्क्वीज करके ना उन्होंने कहा कि 200 यूनिट के अंदर अंदर हमने रहना है, क्योंकि 200 यूनिट से जब आप स्लैब चेंज हो जाती है तो वो रेट बढ़ जाता है। अब ये होने जा रहा है कि वो 200 यूनिट की सब्सिडी होने जा रही है खत्म, और 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले का भी वही रेट होगा जो 5,000 यूनिट इस्तेमाल एसी हर घर में लगा। देखें, आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो क्या करेंगे। रिजवान साहब मैं यही कह रहा हूँ, इस तरह के इतने इश्यूज हैं कि आप एक एक इशू को उठाएं तो कोहराम पर पहुंच जाए मुल्क के अंदर। ठीक यार, ये जो इतना ज्यादा दोबारा हो रहा है कि जो FIA रोक रही है लोगों को जी। आजम भाई हमारे जो जियो में पहले थे और आप BBC के लिए काम करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि एक माँ के ख्वाब उजड़ गए, बिखर गए, वो पता नहीं कैसे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके बच्चे को भेजा था और उसको ऑफलोड कर दिया। अब वो कहां से टिकट लें, पता नहीं 3 लाख का टिकट था, 4 लाख का था, 5 लाख, किधर से लें भाई पैसे? लोगों के हालात तो देखें। रिजवान साहब, ज़रात यहाँ पे किसान घुटनों पे, ताजिर 100 अरब एक महीने में कम हुआ है बिजनेस। जिन लोगों ने ये जानवर पाले हुए थे उनकी हालत आप देखें, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, टेक्सटाइल बंद हो गई है, आपके हर शोबा हर सेक्टर आपका नीचे जा रहा है। ये तो इतना खौफनाक काम होने जा रहा है। एक एक चीज ये कौम को बताने की जरूरत है। मोमना इकबाल पाकिस्तान के लोगों का इशू नहीं है, अनमोल पिंकी पाकिस्तान के लोगों का इशू एक तरह से ये है कि ये जो मंशात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त उसको इसलिए नहीं उठाया गया कि वो इशू को हल करना है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, और वो वायद वो मंशियात, रिजवान साहब इस वक्त भी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर से, यूनिवर्सिटी के बाहर से, कॉलेज के अंदर से, कॉलेज से बाहर से, किसी गली से कोई चीज लेना चाहता है तो उसको अवेलेबल है। ठीक है, क्या पुलिस को नहीं पता? सबको पता है। जब आपने PTI को खत्म करना होता है जी जी, तो PTI का झंडा भी पूरे पंजाब में आपको नजर नहीं आ सकता। झंडा भी किसी गाड़ी के पीछे इमरान खान की तस्वीर होगी तो गाड़ी नहीं रहेगी, लेकिन मंशात पूरे पंजाब में अवेलेबल है, क्योंकि आपकी तरजीह नहीं है ना, आपकी तरजीह नहीं है। बिल्कुल, इमरान खान PTI के झंडे से क्योंकि आपके इख्तिदार को खतरा है, तो आपके लिए वो खतरनाक है। लेकिन ये जो मंशात है, इससे बच्चे मर रहे हैं, इससे आने वाली नस्लें तबाह हो रही है, तो आपका मसला नहीं है। देखें, और ये अनमोल पिंकी वाला तो खैर ये स्टोरी तो दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के 2 पॉलिटिशियंस को तो मैं जानता हूँ जिनके बच्चों की डेथ हुई है नशे की वजह से। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा सा ये कर लिया, लेकिन सर बाकी अगर आप मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहें तो जी जी, फिर तो सबको पता है वो एक ऐसे जो कर सकता है, ऐसे जो कर सकता है। लिहाजा असल पाकिस्तान के इश्यूज कुछ और है। ये अनमोल पिंकी वाला मामला हो, ये मोमिना इकबाल वाला मामला हो, ये शरफ अफजल मरवत की पिटीशन वाला मामला हो, इन्होंने तो जो असल इश्यूज हटा दी है। पिछले 10 दिन की इकोनॉमी की खबरें आप उठा लें कि पिछले 4 साल में क्या हुआ है, पिछले 4 साल में जो लोगों के साथ हुआ है वो अगले 1 साल में होगा। जी हाँ, और ये जो साल गुजरा है ये भी बहुत खौफनाक गुजरा। बहुत सर, अभी आप देख लेना एक और बात, ऑयल प्राइसेस जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 5% गिर चुकी हैं। इन्होंने कहा था जब इन्होंने पहले दिन आके बढ़ाई थी कीमतें, जब 28 फरवरी को हुआ था तो 4-5 मार्च को जब आके इन्होंने बढ़ाई थी, उस वक्त इन्होंने कहा था कि 1.5 महीने का हमारे पास पेट्रोल और डीजल पड़ा है, यानी इनके पास मार्च और अप्रैल के मिड तक, और कहीं पे इन्होंने कहा कि अप्रैल के एंड तक, कहीं पे इन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो पता नहीं 2-3 महीने का रिजर्व पड़े हुए हैं। उस वक्त इन्होंने आगे 5 मार्च को बढ़ा दिया, 1.5 महीने के रिजर्व पड़े हुए थे। और उस वक्त अली परवेज मलिक ने एक जुमला कहा था कि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ा रहे हैं,
जैसे ही कीमतें गिरेंगी इसी रफ्तार से हम आगे कीमतें कम करेंगे। आई ना, करें ना कम? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने देखें आप, मैं नाक़िद हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की हिकमत अमली और तहरीक इंसाफ की क़यादत की, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में वो हमें एक्टिव नज़र आए हैं। जुमे वाले दिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कॉल दे दी पूरे पाकिस्तान में, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कॉल दे दी, कितने लोग निकले हैं? देखें बात ये है कि फिर आप उनसे शिकवा ना करें ना, ये बात भी, क्योंकि आपने और मैं कल भी गए हुए थे आमिर साहब के घर और वहाँ पे बड़े सीनियर लोग बैठे थे और यही डिस्कशन हो रही थी कि पंजाब की हिस्ट्री है कि 1000 साल में मज़ामत नहीं है। ठीक है, मज़ामत अब नहीं करते तो फिर यही होगा जो हुकूमत आपके साथ कर रही है। और आपने जो ज़िक्र किया मैं उसका ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। आज एक वीडियो भी आई थी, वो एक सब्ज़ी मंडी के अंदर एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि 40 साल से मैं तरबूज़ का काम कर रहा हूँ और सूरत हाल ये हो चुकी है कि ये साल बदतरीन साल है। हाँ। उन्होंने कहा कि एक ट्रक 1.5 लाख रुपए का बिकता है और उसके ऊपर सिर्फ़ उसका खर्चा जो है वो 1,10,000 रुपए का आता है, यानी पीछे बच गए 40,000 रुपए। और उन्होंने ये कहा कि 1 एकड़ के ऊपर 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ नुकसान हो रहा है। ये इसी तरह जब वो वीडियो में आगे गया, एक बंदा वीडियो करता है सब्ज़ी मंडी से, तो आगे एक आम वाले के पास वो चला गया, आम का अब सीज़न आ चुका है। उसने कहा कि जी आम की इस वक़्त जो हमारे पास, चूँकि अब आ गया फ्लक्स आ गया है, ट्रक आ रहे हैं, तो लेकिन आगे ट्रक की खपत नहीं है। उसकी वजह ये है कि रेहड़ियाँ लगाने पे पंजाब गवर्नमेंट ने लगाई हुई है पाबंदी और बॉर्डर है बंद। अब माल बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो बिक नहीं रहा, उसका रेट नहीं मिल रहा और यही सूरत हाल है कि वो अपने रो रहे हैं। ये किसान हर तरह से, गोभी वाले के पास चले जाएँ, वो इससे पहले आलू और सारा कुछ है। सो ये है असल इश्यूज़, लेकिन आज तक कोई पाकिस्तानी चैनल माइक लेके, हालाँकि कल मैं देख रहा था, आपने शायद देखा होगा, लाहौर में अहमद मुड़ाइस ने उसकी वीडियोज़ भी लगाई हुई थी। वो जो एक बंदा कह रहा था कि मेरे पहले 3 कमरों की दुकान थी, अब वो 1 कमरे पे आ गई है, मेरे पास पहले 4 मुलाज़िम थे, अब 1 मुलाज़िम है। और वो लाहौर वाले भी रो रहे हैं, कहते हैं मैं 40 साल से नून लीग को वोट दे रहा था, लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल हो चुकी है, मेरी नस्लें भी उनको वोट नहीं देंगी, तो नून लीग को जाते-जाते मैं एक बहुत तकलीफ़ से आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक जर्नलिस्ट साउथ पंजाब के बता रहे थे, कहते हैं एक आदमी के 3 बच्चे 3 बेटे पढ़ते थे उसमें स्कूल में, तो उसने 1 या पता नहीं 2 बच्चों को निकलवा लिया। उसने उसकी वर्कशॉप है, उसने कहा कि वर्कशॉप पे काम सीखेंगे, काम करेंगे और 1-2 लड़के जो उसके पास काम करते थे उनको उसने फ़ारिग कर दिया वर्कशॉप पे। उसने कहा है कि इन्होंने पढ़ के कौन सा इन्हें नौकरी मिल जानी है, फ़ीस मैं दे नहीं सकता। जो लड़के दुकान पे रखे हुए हैं उनको भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इन्हीं बच्चों को मैं काम सिखाऊँगा, काम सीखें और करें, मतलब ये तो हालात हो रहे हैं लोगों के। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने 1 साल पहले शायद ये बताया था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि एक आदमी को मैं जानता हूँ जो इतना परेशान था कि उसकी 1 बेटी और 1 बेटा स्कूल में पढ़ते थे और उसको डिसाइड करना था कि मैंने किसी एक को निकलवाना है स्कूल से, क्योंकि मैं एक ही अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। अब वो बेटी को निकाले या बेटे को निकाले। इस तरह की बात उन्होंने बताई थी। तो लोगों के हालात सर बिल्कुल तंग आमद बेचंगा मत, लेकिन हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो एक ही है। वो जो शुमाइला राणा ने कहा था कि हमें 110 रुपए बढ़ा दें, उनका एक ही कॉन्फिडेंस है कि पंजाब के लोग निकलते नहीं हैं और केपी से जो आएँगे तो उनका 26 नवंबर इलाज है। चलें जी, ये तो चीज़ें हैं और ये इश्यूज़ हैं जो डिस्कस होने चाहिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और सिद्दीक जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी ये बताइएगा कि ये जो अभी चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, 28वीं तरमीम का शोर बीच में आ रहा है, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, उसके साथ पिंकी वाला चैप्टर भी बीच में खुल गया। कुछ हल्के ये भी बातें कर रहे हैं कि इस वक्त नून लीग पर सबसे ज़्यादा दबाव ये है कि हर हाल में बजट से पहले पहले तरमीम करवानी है, लेकिन नून लीग के बस में भी अब कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि वो इस तरमीम को करवाने के लिए उससे पीपल्स पार्टी की हिमायत भी दरकार है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। तो ये मंजरनामा आपको क्या नज़र आ रहा है पॉलिटिकली जो सियासी मंजर? देखिए आपने दुरुस्त निशानदेही की कि लॉजिक तो यही है कि बजट से पहले ही 28वीं तरमीम पास हो, क्योंकि उसमें एक जो मामला है वो एनएफसी वाला है। ठीक है, लेकिन हम 26वीं और 27वीं दोनों तरमीम में हमने एक चीज़ नोट की है कि जो भी चीज़ करवानी होती है तरमीम में उसके साथ 4-5 चीज़ें और चला दी जाती हैं। चला जाते हैं। अच्छा, फिर मौत दिखा के और बुखार पे राज़ी कर लिया जाता है और मकसद वही बुखार होता है कि उसी पे राज़ी करना होता है। तो यहाँ पे भी लगता ये है कि अब ये भी हो सकता है कि एनएफसी वाली बात भी वैसे की गई हो, सूबों वाली बात भी वैसे की गई हो, असल मकसद कुछ और लेना हो और उसकी तरफ कुछ चीज़ों की जानिब कंवर दिलशाद जो है वो इशारा भी कर रहे हैं। मतलब कंवर दिलशाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मामला आईनी अदालत में जाएगा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को नायल कर देंगे और पता नहीं जरदारी को हटा देंगे और किस तरह की वो, कि मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी को हटाने के लिए, उससे इस्तीफ़ा लेने के लिए अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। देखें आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून
नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ ही हमने मिलकर सियासत करनी है। बल्कि नवाज शरीफ ने, जो मेरी इतला है, बल्कि मैं आपको वाकया बता देता हूँ, जिन दिनों में ये खबरें चल रही थी ना कि मियां नवाज शरीफ बहुत नाराज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि हम तो बिल्कुल फारिग हो गए हैं, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रहा, इस्टेब्लिशमेंट से इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे ये करवा दिया, हमसे ये करवा दिया, मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने बेवफाई की, मुझे बुला के मेरे कंधे पे कबूतर बिठा के और मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, और ये सारी बातें हो रही थी। तो मेरी एक शख्सियत से बात हो गई, और ये वो शख्सियत है जिनकी मियां नवाज शरीफ से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी मरी के अंदर। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि ये सब फजूल बातें। उन्होंने मुझे कहा कि मियां नवाज शरीफ ना मियां जावेद लतीफ़ साहब मिलते हैं, ना उन लोगों से मिलते हैं जो बैठ के और ये दावे करते हैं कि मियां नवाज शरीफ बहुत गुस्से में है। बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मियां नवाज शरीफ अब ये कहते हैं कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद की है, मैंने तो गलती की है, मुझे तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आ रहा है, मुझे तो सियासत का मज़ा ही आ रहा है। और उन्होंने कहा कि मियां साहब ने मरी में बड़ी ज़बरदस्त अपनी वो जगह बना ली है जहाँ पे वो पुरसुकून बैठते हैं। और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि फ़ौज एक रियलिटी है। बल्कि उन्होंने तो मुझे यहाँ तक भी कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अब इनके खिलाफ हो चुके हैं, मियां जावेद लतीफ़ वगैरह के। फिर की यानी कि जो वोट को इज्जत दो की बात करती हैं, अब मियां साहब उसके खिलाफ उनके खिलाफ हो गए। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने नहीं, एक और शख्सियत ने मुझे बताया कि मियां नवाज शरीफ ने ये एक तरह से वसीयत कर दी है अपनी बेटी को और अपने आने वाली नस्लों को कि अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट आपको इक़्तिदार से निकाल भी दे तो जितने आप इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट के ताबेदार हैं उससे ज़्यादा आपने ताबेदारी इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद करनी। कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर, रेजिस्टेंस तो दूर की बात है, आपने पहले से ज़्यादा उनसे मोहब्बत से पेश आना है, पहले से ज़्यादा उनसे प्यार से पेश आना है, ताकि वो खुद इखलाकी बोझ महसूस करें कि यार हमने इनको निकाला है और इतने फिर भी ताबेदार हैं, तो वो अल्टीमेटली वो आपको ले आए। तो मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इसी तरह से एक डिनर पे पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत से मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप तो बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते थे, आप तो इंसानी हकूक़ की बड़ी बात किया करते थे, आप तो बड़ी सो कॉल्ड आइन की बात करते थे, मुल्क में जमहूरियत की बात करते थे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम मिस्र की। उन्होंने कहा ये सारी बातें ख़त्म हो गई हैं, हमें आसिफ अली जरदारी साहब ने बता दिया है कि मुस्तकबिल में अगले 30-40 साल में सियासत इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हो सकती है। और फिर नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो, वो इस्टेब्लिशमेंट की चंद शख्सियात के बारे में ये कहते हैं कि उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है, वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ हो गई है। देखिए, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, 8 फरवरी को लोगों ने इनको मुस्तरद किया, इनकी सीटें अपनी नहीं है। जब ये अपनी सीटें इनकी नहीं है, जब ये एमएनए और एमपीएफ वोटों से नहीं बने हुए, तो फिर ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते ना। देखिए, ये कर रहे हैं इस वक्त नौकरी, ये इस वक्त सियासत नहीं कर रहे। ठीक है, ये इस वक्त अवाम के वोटों से मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, ये कर रहे हैं नौकरी। और जब आपको कोई नौकरी पे रखता है तो फिर आप अपने मालिक के मुताबिक चलते हैं। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, अब देखें ना, मरीम नवाज नवाज शराफत से हारी हुई है, मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन रशीद से हारे हुए हैं। जिस दिन मियां नवाज शरीफ, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक जो बलूचिस्तान का केस था, वो 100% वही केस है जो मियां नवाज शरीफ का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि उम्मीदवार जो जीता हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक उसको उन्होंने नोटिफाई करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सेम वही केस मियां नवाज शरीफ का है।